गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत शर्मा स्वागत करता हूं आपकी क्लास सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में। आज का हमारा टॉपिक है सुटेबल पार्ट्स फॉर एनसी मशीन। एनसी मशीन पर मशीनिंग के लिए सुटेबल पार्ट्स का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। एनसी मशीन या सीएनसी मशीन पर यदि आप कोई प्रोडक्ट की मशीनिंग करना चाहते हैं तो जो स्मॉल लॉट साइज़ होता है या सिंगल प्रोडक्ट है वह ज़्यादा सूटेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू लार्ज लॉट साइज़। लार्ज लॉट साइज़ के लिए स्पेशल पर्पस मशीन ज़्यादा सूटेबल है एनसी मशीन या सीएनसी मशीन से। क्योंकि लार्ज लॉट साइज़ को लेकर अगर आप सीएनसी या एनसी मशीन पर जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब और क्या क्या तथ्य हो सकते हैं जिसके आधार पर हम सीएनसी मशीन या एनसी मशीन के लिए पार्ट्स का चुनाव करें। तो इसमें पहला तथ्य है जहाँ विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाने हों, मतलब जो उत्पाद की जो शेप और साइज है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा हो। तो इस वेरिएशन की वजह से आप डिफरेंट लॉट साइज़ डिफरेंट शेप एंड साइज़ के प्रोडक्ट को आप एनसी मशीन पर बना सकते हैं। दूसरा है उत्पाद छोटे व मध्यम बैच के हों। यदि जो उत्पाद हैं वह छोटे हैं और मध्यम बैच के हैं तो इस प्रकार के उत्पादों के लिए भी आप सीएनसी मशीन और एनसी मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ प्रक्रिया अत्यधिक जटिल हो, जहाँ पर जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, तो कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाओं के लिए भी एनसी और सीएनसी मशीन का प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ मानव निर्मित हस्तचलित मशीनों द्वारा निर्माण संभव नहीं हो पाता है। अगर आप मानव निर्मित हस्तचलित मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कन्वेंशनल मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, और वहाँ पर कन्वेंशनल मशीन जैसे लेथ मशीन या ड्रिल मशीन है उसको आप हाथ से चला रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे आएंगे जिसे नहीं बना सकते हैं, तो वहाँ पर आप एनसी और सीएनसी मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। जब पार्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मांगी है, मतलब अच्छी क्वालिटी का आपको पार्ट चाहिए, एक्यूरेसी और जो अलाउंस है वो प्रॉपर होने चाहिए, तो इस प्रकार अलाउंसेस कम होने चाहिए, तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट है उसको भी आप एनसी और सीएनसी मशीन पर बना सकते हैं। इससे अगला है डाउन टाइम की तुलना में जो मशीनिंग टाइम है, डाउन टाइम की तुलना में जो मशीनिंग टाइम है वो क्या है, कम है। आइडल टाइम ज़्यादा है, मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी शेप और साइज कुछ इस प्रकार की है कि वहाँ पर डाउन टाइम तो ज़्यादा है और मशीनिंग टाइम कम है, मतलब मोस्टली जो समय जाता है वो आपको सेटिंग करने में ही चला जाता है। तो इस प्रकार की सेटिंग के टाइम को कम करने के लिए आप सीएनसी और एनसी मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, अब इस प्रकार के प्रोडक्ट मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रोडक्ट आपको मोस्टली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पाए जाते हैं, एयर स्पेस इंडस्ट्री में पाए जाते हैं, प्रिंटिंग सर्विस बोर्ड बनाने में, या कॉयल बाइंडिंग इंडस्ट्री में, या विभिन्न प्रकार के पार्ट्स बनाने में इस प्रकार के जो सीएनसी और एनसी मशीन है उनका प्रयोग किया जाता है। अगला टॉपिक आता है एक्सेस आइडेंटिफिकेशन। एक्सेस को सीएनसी मशीन या एनसी मशीन पर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसके चुनाव में अब ये मान के चलिए जो एनसी और सीएनसी मशीन है उनको स्पाइंडल को मोस्टली जेड एक्सिस माना जाता है, और जो इस पर दो स्लाइड होती हैं, एक क्रॉस स्लाइड होती है और एक कंपाउंड स्लाइड होती है। तो जो क्रॉस स्लाइड है, जैसे आप लेथ मशीन की बात करें तो क्रॉस स्लाइड को तो हम मानते हैं कि वो एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, ठीक है, और जो कंपाउंड स्लाइड है उसको मानते हैं कि वह वाई एक्सिस में मूव कर रही है। स्पाइंडल की एक्सिस को हम क्या मानते हैं, जेड एक्सिस मानते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः मशीनों में दो गतिशील व परस्पर लंबवत स्लाइड होती हैं, दो लंबवत स्लाइड, और वह कंपाउंडर क्रॉस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, आप जानती हैं। किसी मशीन विशेष के लिए स्लाइडों का निर्धारण करते समय ध्यान रखा जाता है कि जेड एक्सिस को हमेशा एनसी मशीन के मुख्य अक्ष माना जाता है। यदि अंगूठा स्पाइंडल अक्ष की धनात्मक दिशा को प्रदर्शित करेगा तो एक्स वाई उस अक्ष की दिशा को, एक्स वाई अक्षों की दिशा जो होंगी वो भी धनात्मक होंगी, ठीक है। एक्स वाई अक्षों की जो डायरेक्शन होंगी वह भी धनात्मक होंगी। अब जैसे मानो हम राइट हैंड फिंगर रूल से इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो अंगूठा स्पाइंडल एक्सिस को प्रदर्शित कर रहा है, तो बाकी जो तर्जनी और मध्यमा हैं ये एक्स और वाई एक्सिस को प्रदर्शित करेंगे जो कि धनात्मक होंगी, ठीक है ना। अब ये तीन परपेंडिकुलर एक्सिस हैं और इसकी जो ये जो एक्सिस आइडेंटिफिकेशन करते समय हम ये याद रखते हैं कि जो तीनों एक्सिस होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। लीनियर, रोटेटरी और डिस्प्लेसमेंट स्लाइड। इन एक्सिस के अबाउट जो स्पाइंडल है या वर्क है वह क्या कर सकता है, अलोंग भी मूव कर सकता है और इसके रोटेट भी कर सकता है, ठीक है।
अब जो यहाँ पर ये राइट हैंड रूल दिखाया गया है, तो राइट हैंड का प्रयोग करके आप देख सकते हैं अंगूठा एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखा रहा है, जो तर्जनी है वो वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखा रही है, और जो मध्यमा है वह जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखा रही है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो स्पाइंडल है वो किसको दिखा रही है, जेड एक्सिस को दिखा रही है। हर मशीन में स्पाइंडल किसको दिखाएगी, जेड एक्सिस को दिखाएगी। आपको यहाँ से देख सकते हैं, देखिए यहाँ भी ये स्पाइंडल जेड एक्सिस को दिखा रही है, यहाँ पर भी ये स्पाइंडल जेड एक्सिस को दिखा रही है, यहाँ की ये स्पाइंडल भी जेड एक्सिस को दिखा रही है, और इसकी स्पाइंडल भी जेड एक्सिस को दिखा रही है। मतलब जो टूल है या स्पाइंडल है वो हमेशा जेड एक्सिस को दिखाता है अलोंग द टेबल एक्स एक्सिस को, और अक्रॉस द टेबल वाई एक्सिस को। अक्रॉस द टेबल ये अलोंग द टेबल एक्स एक्सिस, और अक्रॉस द टेबल वाई एक्सिस। इसके बाद अलोंग द टेबल एक्स एक्सिस, ये अलोंग ये टेबल है ना बेड, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस यहाँ, ठीक है। इसी प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के एक्सिस का यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। एनसी सिस्टम में विभिन्न बिंदुओं के निर्देशांक दर्शाने की पद्धति। एनसी सिस्टम में विभिन्न जो बिंदु होते हैं उनका निर्देशांक किस प्रकार से दर्शाए जाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम एनसी मशीन का क्या होता है। तो एनसी मशीन का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और एक इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि आप एक ही बिंदु से विभिन्न बिंदुओं की स्थिति बताते हैं, एक बिंदु को ओरिजिन मान लेते हैं, एक जगह फिक्स कर देते हैं। हो सकता है फ्लोटिंग बिंदु हो तो उसे किसी अन्य जगह आप फिक्स करें, है ना। मतलब एक ही बिंदु के रेस्पेक्ट में सारे बिंदुओं की पोजीशन बताई जाती है, ये तो होता है एब्सोल्यूट सिस्टम। दूसरा होता है इंक्रीमेंटल सिस्टम। इंक्रीमेंटल सिस्टम में क्या होता है, जैसे आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गए तो पहला बिंदु ओरिजिन माना, तब दूसरे बिंदु पर गए, अब दूसरा बिंदु ओरिजिन हो गया, फिर तीसरे बिंदु पर जाएंगे, तो जो भी हमारा नेक्स्ट बिंदु आता है उसी को हम ओरिजिन मान लेते हैं, फिर अगले बिंदु पर मूव करते हैं। इंक्रीमेंटल सिस्टम होता है। अब जो एब्सोल्यूट सिस्टम होता है ये दो प्रकार का होता है, एक फिक्स जीरो और एक फ्लोटिंग जीरो। फिक्स जीरो में क्या होता है, फिक्स जीरो में जो प्लेन का कोई एक कॉर्नर है उसे हम फिक्स कर लेते हैं और उसी को मूल बिंदु मानते हैं, उसी के रेस्पेक्ट में हम सारे बिंदुओं के निर्देशांकों को बताते हैं। ये होता है आपका फिक्स जीरो। दूसरा होता है फ्लोटिंग जीरो। फ्लोटिंग जीरो में क्या होता है, जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन है या एक्स जेड प्लेन है, उस प्लेन का कोई भी एक बिंदु, फिक्स जीरो में एक ही टाइप का बिंदु, मतलब कोई एक कॉर्नर को हमने फिक्स कर लिया। और मोस्टली जो कॉर्नर हम फिक्स करते हैं फिक्स में वो आपका दक्षिण पश्चिम बिंदु फिक्स करते हैं, जबकि फ्लोटिंग ज़ीरो में कोई भी एक बिंदु, सेंटर भी हो सकता है, टॉप मोस्ट भी हो सकता है, साइड में भी कहीं साइड कॉर्नर भी, साइड मतलब नॉर्थ और ईस्ट भी कोई कॉर्नर हो सकता है, तो मतलब कोई भी कॉर्नर आप फिक्स कर सकते हैं और वहाँ से विभिन्न बिंदुओं की पोजीशन को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप अभी फिगर में देखेंगे, यहाँ पर हमने ये लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर फिक्स किया है, ठीक है। ये कॉर्नर जो लेफ़्ट साइड का बॉटम कॉर्नर है ये हमने फिक्स किया है यहाँ। अब इसके रेस्पेक्ट में हम सारे जो पॉइंट हैं इनकी पोजीशन को बता रहे हैं, तो ये आपका कहलाता है फिक्स जीरो एब्सोल्यूट। और यदि आप इससे अगला देखें, यहाँ पर हमने ये जो बॉटम में कोई कॉर्नर पॉइंट फिक्स ना करके हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने कॉर्नर पॉइंट को फिक्स ना करके यहाँ सेंटर को फिक्स किया है। जो फिक्स्ड है उसमें कोई कॉर्नर पॉइंट ही फिक्स करना और मोस्टली वही दक्षिण पश्चिम बिंदु, दक्षिण पश्चिम कॉर्नर ही फिक्स करना, लेकिन यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट फिक्स कर सकते हैं। ये कहलाता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट, है ना, फ्लोटिंग पॉइंट सिस्टम, ठीक है। अगला जो आपका आता है, इस प्रकार के यहाँ दो सिस्टम होते हैं। अब यहाँ पर आप इनके ये देख लीजिए एक्सिस, अब इसी को एब्सोल्यूट ज़ीरो माना तो यहाँ पर देखिए 20 और 35 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। दूसरे पॉइंट, दूसरा जो सर्कल है, दूसरे सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देखिए, दूसरे सर्कल के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, दूसरे सर्कल के 25 और 20 हैं कोऑर्डिनेट्स, 20 और 25। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए पहले सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है एफ, तो यहाँ पर ये जो सेंटर है, सेंटर, इस सेंटर को हमने क्या माना हुआ है, मूल बिंदु माना हुआ है, सेंटर के रिस्पेक्ट में मेज़र करेंगे। तो ये है इसके जो पहले के कोऑर्डिनेट आएंगे वो देखिए, वाई एक्सिस में तो 10 है, 10 पॉजिटिव, और एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो 20 जा रहा है।
इसी प्रकार से एक कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं, और अगर समझ में ना आए तो मेरे से फ़ोन से पूछ सकते हैं आप ये सारी चीज़ें। अगला जो सिस्टम आता है वो इंक्रीमेंटल मेथड आता है। इंक्रीमेंटल मेथड में क्या है कि जो भी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा उसी को हमारे ओरिजिन मान लेते हैं। अब उससे फिर अगला बिंदु मेज़र करेंगे, फिर अगला बिंदु आएगा उसको ओरिजिन मान लिया, फिर उससे अगला बिंदु। तो यहाँ पर हम ओरिजिन की पोजीशन को बदलते रहते हैं। लेकिन फिक्स्ड पॉइंट मेथड में क्या करते हैं, या फिर एब्सोल्यूट मेथड में क्या करते हैं, एक बार हमने ओरिजिन फिक्स कर दिया, उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही सारी पोजीशन को मेज़र, सारे बिंदुओं की पोजीशन को, सारे बिंदुओं के कोऑर्डिनेट को मेज़र करते हैं। जबकि इंक्रीमेंटल में जैसे जैसे हमें नई पोजीशन प्राप्त होती जाती है उन पोजीशन को हम ओरिजिन मानते जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर ओरिजिन फिक्स रहता है दोनों केसेस में, चाहे वो फ्लोटिंग हो या चाहे तो फ्लोटिंग हो या फिक्स पॉइंट हो। दोनों में जो स्पाइंडल की एक्सिस है उसे किसी बिंदु पर ले आकर, जैसे स्पाइंडल की एक्सिस को हम प्लेन के किसी बिंदु पर ले गए और वहाँ पर हमने वो स्पाइंडल की एक्सिस फिक्स कर दी और उसी को हमने ओरिजिन का नाम दे दिया, वहीं से हम सारी जो पोजीशन है वो मेज़र करेंगे। लेकिन इंक्रीमेंटल में जैसे जैसे स्पाइंडल एक्सिस मूव करती जाती है तो हर पॉइंट स्पाइंडल एक्सिस का ओरिजिन बनता जाता है धीरे धीरे। ठीक है, इंक्रीमेंटल की इस पद्धति में टूल का प्रत्येक स्थिति को टूल की पहली स्थिति के सापेक्ष दर्शाया जाता है, अर्थात पिछली स्थिति में कोई डेटम बिंदु पहले से नियत नहीं किया जा सकता। मतलब जो यहाँ पर ओरिजिन है वह चेंज होता रहता है, बस इतना समझ लीजिए। चाल नियंत्रित पद्धतियाँ, चाल को नियंत्रित करने की यहाँ पर 3 पद्धतियाँ हैं, बिंदु से बिंदु, स्ट्रेट कट और कंटूर। पॉइंट टू पॉइंट नियंत्रित पद्धति में क्या होता है कि जो टूल मूव करता है वो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सीधे मूव करता है, चाहे वो किसी भी पास को फॉलो करे। ठीक है ना, पॉइंट से पॉइंट जाता है, एक पॉइंट पे डल कर दिया, किसी दूसरे पॉइंट पे जाकर डल करने लगेगा। तो ये कोई निश्चित पाथ नहीं है कि वो उसी पाथ को फॉलो करके जाएगा, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा उससे पहुंच जाएगा। तो ये कहलाता है आपका पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट। दूसरा होता है आपका स्ट्रेट कट मूवमेंट। अच्छा, यहाँ पर ये जो पॉइंट टू पॉइंट मूव कर रहा है तो मूव करने के दौरान कोई कटिंग प्रोसेस नहीं करता है, जबकि स्ट्रेट कट में क्या होता है वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा और कटिंग करता हुआ जाएगा। तो ये कहलाता है आपका स्ट्रेट कट। जो टूल है या स्पेंडल है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है, कटिंग करते हुए जाती है, तो ये कहलाता है आपका स्ट्रेट कट। दूसरा आता है कंटूरिंग मेथड। कंटूरिंग मेथड में क्या होता है, ना तो वो स्ट्रेट जाता है ना पॉइंट टू पॉइंट, वह किसी कर्व पाथ पर मूव करता है। तो यह मेथड अधिक जटिल व लचीला होता है, जो मशीन कंटूरिंग कर सकती है वह पॉइंट टू पॉइंट भी मूव कर सकती है और स्ट्रेट कट भी कर सकती है। ठीक है, अब इनके फिगर यहाँ पर दिखाए गए हैं, फिगर से समझ लीजिए इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये ओरिजिन पे था, ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट से गया, अब ये किसी भी पाथ को फॉलो करते सेंटर 1 पे पहुँच गया, सेंटर 1 पे इसने ड्रिलिंग की, फिर शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करके यहाँ पर पहुँच गया 2 पर। तो यहाँ ने जो 1 से 2 पर जो मूव किया है टूल, तो इस टूल के मूवमेंट के दौरान इसने कोई भी कटिंग प्रोसेस नहीं किया। एक बार ड्रिलिंग 1 पॉइंट पे की, फिर पॉइंट 2 पर कर दी, फिर 3 पर कर दी, फिर 4 पे कर दी, लेकिन टूल के मूवमेंट के दौरान कोई कटिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है। ये पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल कहलाता है। स्ट्रेट कट कंट्रोल, जब ये मूव कर रहा है वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, जैसे मिलिंग के केस में होता है, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करता है टूल, तो मिलिंग के केस में क्या होता है वह स्ट्रेट कट करता हुआ जाता है। जैसे यहाँ पर अगर स्ट्रेट कट एंड लेथ दे सकते हैं, जैसे टर्निंग कर रहे हैं तो टर्निंग में पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक अगर टूल जा रहा है तो वो क्या करता हुआ जाता है, कटिंग करता हुआ जाता है। तो इस प्रकार ये स्ट्रेट कट कहलाता है। और ये है कंटूरिंग। कंटूरिंग में क्या होता है, कोई कर्व सरफेस आपको बनानी होती है कंटूर बनाते समय, तो अब ये पॉइंट टू पॉइंट भी मूव करेगा और स्ट्रेट कट भी मूव करेगा, तो इसमें दोनों प्रकार की मशीनिंग हो सकती है। ये कहलाती है आपकी कंटूरिंग। यहीं पर आज आपकी क्लास समाप्त होती है। नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, क्वेरीज हैं जो भी वो आपकी पूछते रहिए और टाइम से क्लास में आते रहिए। धन्यवाद।